दोस्तों, अभी इससे पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी कि एज़ोस्पर्मिया क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं, है ना? और अब इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि एज़ोस्पर्मिया है तो इलाज क्या क्या संभव है। बट आपको समझना ये होगा कि जब तक आपको कारण नहीं पता एज़ोस्पर्मिया का प्रॉपरली, तब तक बहुत बार हम इलाज करने में असक्षम होते हैं या इलाज फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, प्री टेस्टिकुलर कॉजेज़ की अगर बात करते हैं, यानी कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं कई कारणों से जो हो सकते हैं, तो उसके लिए हम पहले तो जांच कराएंगे कि हार्मोन्स कैसे हैं आपके, और उसके आधार पे हम कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, उसमें इंजेक्शन भी हो सकती हैं, उसमें दवाइयाँ भी हो सकती हैं। सबसे पहले फोकस रहता है कि दवाइयों द्वारा ही इस इम्बैलेंस को ठीक किया जाए। अगर प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा है तो उसको कम किया जा सकता है दवाई द्वारा। अगर आपके FSH LH जो है कम बन रहे हैं तो उनको बनाने के लिए कुछ दवाई दी जा सकती है, या ये हार्मोन्स बाहर से ही सप्लाई किए जा सकते हैं। जब ये हार्मोन्स पूरे हो जाते हैं तो फिर जो टेस्टिस हैं वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसके रिजल्ट्स इमीडिएटली आते हैं। अगर आप हार्मोन्स को लेना शुरू करते हैं, जो FSH LH जैसे हार्मोन्स हैं, तो कुछ पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कुछ सालों में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, 3 से 4 साल भी लग सकते हैं, ये स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है ना। ये स्पेसिफिकली उन केसेस में है जिनमें बचपन से ही FSH LH की जो मात्राएं हैं वो कम हैं। इसके बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं, कैलमैन सिंड्रोम, हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म, इन सब कंडीशंस में हम ये कर सकते हैं कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन होने लग जाए। पर इसमें पेशेंस बहुत लगता है, इंजेक्शंस बहुत लगते हैं, और ऑफ कोर्स ये सब कॉस्टली इंजेक्शन हैं तो इसमें पैसा भी बहुत लग जाता है। ऐसे ही अगर हम टेस्टिकुलर कॉजेज़ की बात करते हैं तो टेस्टिकुलर कॉजेज़ जो हैं, जैसे कि वेरिकोसील है, इसका एक ऑपरेशन से इलाज किया जा सकता है। ऐसे ही अगर कोई एक्सपोजर्स हैं पुराने, या फीवर आया है तो वेट करने से या हार्मोन्स की मात्रा बढ़ाने से टेस्टिस को वापस स्पर्म प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट किया जा सकता है। और कुछ छोटे मोटे कारण हैं तो कुछ न्यूट्रिशनल सपोर्ट देके या कुछ हार्मोनल सपोर्ट देके हम स्पर्म प्रोडक्शन ला सकते हैं। बट प्रॉब्लम तब आती है टेस्टिकुलर कॉज में जब अंदर वो इन्फॉर्मेशन जेनेटिक है ही नहीं जिससे स्पर्म्स को बनाया जा सकता है, और ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए फिर हमें कुछ ना कुछ और तरीकों को ढूंढना पड़ता है, या कहीं ना कहीं फिर हमें अल्टीमेटली हार माननी पड़ती है कि ठीक है, स्पर्म्स बन ही नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं। तो जब डॉक्टर आपके सब कारणों को समझ लेते हैं और फिर लगता है कि इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया नहीं है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है, वो भी टेस्टिकुलर रीज़न से और वो भी जेनेटिक रीज़न से, तब रोल आता है टेस्टिकुलर बायोप्सी का। तो एक बार 2 मिनट निकाल के टेस्टिकुलर बायोप्सी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आजकल हम ऐसा नहीं करते कि बहुत बड़ा टिश्यू कोई लेते हैं गोलियों में से, या कुछ चीराफाड़ी करनी पड़ती है बायोप्सी के लिए। सिर्फ एक नीडल डाल के भी हम एक सिग्निफिकेंट टिश्यू गोलियों का ले सकते हैं, और उसके लिए फिर उसको साथ साथ एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देते हैं। वो उसके अंदर टीजिंग करके उसके पूरे पार्ट्स देख के ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें कोई स्पर्म मिल जाए। अगर वो मिल जाता है तो उसी समय टेस्टिकुलर बायोप्सी करते समय ही इस स्पर्म को फ्रीज कर लेते हैं। इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं ना, या स्पर्म फ्रीजिंग कहते हैं। अगर इसमें स्पर्म नहीं मिलते हैं तो फिर इस टिश्यू को हम भेजते हैं लेबोरेटरी में, पैथोलॉजी लैब जिसको बोलते हैं, और वहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है। देखा जाता है कि किस स्टेज पे जाके ये स्पर्म बनने जो है बंद हो गए हैं। तो कई बार तो बहुत अर्ली स्टेज पे ही स्पर्म नहीं बन रहे होते, जैसे कि सिर्फ सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम करके एक बोला जाता है इसको, SOS। इसमें स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं होता है ना, जीन्स ही नहीं है जो गवर्न करेंगे या बताएंगे कि स्पर्म्स कैसे बनने हैं, कब बनने हैं। दूसरा फिर हो सकता है अर्ली मैचुरेशन अरेस्ट, यानी कि स्पर्म बनने स्टार्ट हुए बट कहीं ना कहीं वहीं रुक गए, आगे कुछ 2-3 स्टेज ही पार कर पाए। जो आगे 9-10 स्टेज पूरे टोटल हैं उसमें से 30% ही कवर हो पाए। अब सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम में और अर्ली मैचुरेशन अरेस्ट में स्पर्म मिलने के चांसेस, अगर हम पूरे टेस्टिस को खोल भी दें, इसको माइक्रो टेस्ट बोलते हैं, अगर वो भी कर दें तो भी करीब 30% चांसेस होते हैं स्पर्म मिलने के, इन द बेस्ट केसेस, है ना। 10% भी हो सकते हैं, 20% भी हो सकते हैं, 30% भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि जेनेटिकली और इन्फॉर्मेशन थी और ये स्पर्म्स कुछ आगे तक की स्टेजेस में पहुंच गए, यानी स्टेज 6, 7, 8 तक पहुंच गए। जॉनसन स्कोरिंग के द्वारा ये स्टेजिंग दी जाती है। तो फिर उसके अंदर हम माइक्रोटेस्ट से करेंगे तो 60 से 70% लोगों में दोस्तों हम स्पर्म्स को ढूंढ सकते हैं और इनको अलग से पकड़ के अंडों से मिला सकते हैं। अगर ऐसा है कि स्पर्म्स कुछ ना कुछ मिल रहे हैं बट बहुत कम मिल रहे हैं, जिसको हम हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस कह देते हैं, तो ऐसे में तो 80 to 90% लोगों में स्पर्म मिल सकते हैं,
है ना। ये सिर्फ स्पर्म मिलने के रेट है दोस्तों, इसके बाद वो अंडे से मिलेंगे तो क्या होगा, एम्ब्रियो कैसे बनेंगे, बच्चा कैसे गर्भ में ठहरेगा, ये सब अभी भी डाउट्स हैं। ये जो लाइव टेक होम बेबी रेट होता है, यानी बच्चा घर ले जाने का जो रेट है या बच्चा होने का जो रेट है, वो थोड़ा कम है। ये तो स्पर्म रिट्रीवल का रेट है, यानी इस पर हम स्पर्म मिल सकते हैं, कुछ उम्मीद हमारे को है ना। तो ये सब करा जा सकता है बायोप्सी द्वारा, है ना। अब हम बात करते हैं पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज़ की, यानी जहाँ रुकावटें हैं। तो अगर हमें लगता है कि रुकावट जो है इजैकुलेट डक्ट के लेवल पे है, तो इजैकुलेट डक्ट को हम ओपन कर सकते हैं। एक पेशाब के रास्ते दूरबीन द्वारा इसको किया जाता है। पहले हम वेजोग्राफी करते हैं, यानी कि वास के अंदर एक डाई डाल के देखते हैं कि डाई कहाँ जाके अटक रही है, और फिर अगर वहाँ पे रुकावट मिलती है तो उस जगह इजैकुलेट डक्ट को खोला जा सकता है। ऐसे अगर किसी ने नसबंदी कराई हो या कोई हर्निया में आ गई हो आपकी वास डिफरेंस, तो हम उसके अंदर ऑपरेशन से उसको खोल सकते हैं, उसको दोबारा से रिकैनलाइज कर सकते हैं। इसको हम वेजर एनास्टोमोसिस कहते हैं। या हम एक साइड के वास को दूसरी साइड में जोड़ के उधर से स्पर्म्स ला सकते हैं, है ना। तो इस तरह की कुछ चीज़ें सर्जिकली की जा सकती हैं। और अगर मान लीजिए कि आपका वास डिफरेंस है ही नहीं, या कोई रुकावट ऐसी जगह है जहाँ पे हम ऑब्स्ट्रक्शन को पार नहीं पा सकते, तो फिर हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट गोलियों से ही स्पर्म ले लेते हैं, और इसके बारे में हम और विस्तार में चर्चा करेंगे। बट ये सब तरीके जो होते हैं जिनमें हम स्पर्म्स को डायरेक्ट लेते हैं, या कुछ स्पर्म्स हमें मिल पाते हैं, तो उनमें हम फिर इस्तेमाल करते हैं एक स्पेशल आईवीएफ टेक्निक का, जिसको ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यानी कि वाइफ के अंडों को भी निकाल के हम मैनुअली लैब में स्पर्म को वाइफ के अंडे के अंदर डाल देते हैं, और फिर बन जाता है एम्ब्रियो, और उसको फिर हम गर्भ में वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं छोटे छोटे प्रोसीजर्स द्वारा। और फिर जैसे कि नॉर्मल बेबी होता है, वैसे ही ये जो एम्ब्रियो है ये अपने गर्भ को धारण कर लेता है, और फिर प्लेसेंटा बन जाता है, और फिर बेबी बनने लग जाता है। तो अगर हमें ये पता लगा बायोप्सी में कि स्पर्म्स बन रहे हैं और सब कुछ नेचुरल है, और उस समय ही स्पर्म को फ्रीज़ कर लिया गया है, तो फिर तो हमारा केस बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। तभी की तभी हम वाइफ के लिए इंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, यानी उनको कुछ हार्मोन इंजेक्शन देते हैं जिससे उनके अंडे बन सकें। उन अंडों को फिर निकाला जाता है एक बड़े सिंपल से अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर से, और उन अंडों को लैब में ऑप्टिमाइज़ करके फिर स्पर्म से मिलाया जाता है, और फिर एम्ब्रियो बनने की वेट होती है, और फिर एम्ब्रियो बन जाने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। बट उन लोगों में जिनमें ये हमने जब बायोप्सी की तो स्पर्म नहीं मिले, उनके अंदर फिर हमें कुछ और तरीके ढूंढने पड़ते हैं। अगर तो रुकावट जो है वो आ रही है वास के लेवल पे या एपिडिडमिस में कहीं डिस्टली, यानी कि एपिडिडमिस के अंदर 3 हिस्से होते हैं, एक होता है हेड, एक बॉडी, एक टेल। अगर टेल में ब्लॉकेज है तो हम एक टेक्निक द्वारा, जिसको हम बोलते हैं पीसा, यानी कि परक्यूटेनियस एस्पिरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम एपिडिडमिस, उसके द्वारा स्पर्म को निकाल सकते हैं। और ये यूजुअली मोटाइल स्पर्म होते हैं, और इनसे बहुत बार आईवीएफ करना भी पॉसिबल होता है। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि हम टेस्टिस में सुई डाल के और कुछ जगहों से स्पर्म्स को निकालें, जिसमें हम करते हैं टेस्टिकुलर मैपिंग। क्योंकि हो सकता है कि जहाँ से बायोप्सी ली हो वहाँ से स्पर्म ना मिल पाए हों, वहाँ स्पर्म नहीं बन रहे हों, पर और कोई हिस्से टेस्टिस के हों जिनमें से स्पर्म बन रहे हों, तो फिर हम टेस्टिकुलर मैपिंग करके इन सब जगहों से स्पर्म्स ढूंढ सकते हैं, और कहीं से मिलें तो फिर ICSI द्वारा वापस बेबी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये स्पर्म नहीं मिल रहे मैपिंग के बाद भी, तो फिर ऐसे में पूरा टेस्टिस को खोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं बाय वॉल्विंग ऑफ द टेस्टिस। और इसके अंदर फिर हम हर कोने से टेस्टिस के जाके जो भी हमें ट्यूब्स मिलती हैं माइक्रोस्कोप द्वारा बड़ी, उनको निकाल के एम्ब्रियोलॉजिस्ट को पकड़ाते हैं, और वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं इनका विच्छेदन करते हैं, इसमें स्पर्म ढूंढने की कोशिश करते हैं। और कभी पूरे टेस्टिस में 1 स्पर्म, 2 स्पर्म, कभी कभी 10 स्पर्म ऐसे मिल जाते हैं, जिनके द्वारा हम कोशिश करते हैं कि हम एम्ब्रियो बना पाएँ। अब ये स्पर्म कैसे क्वालिटी के हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल कितना अच्छा है, ये सब एम्ब्रियोलॉजिस्ट देख के माइक्रोस्कोप में फिर एक डिसीजन लेते हैं कि किस स्पर्म को यूज़ करके हम बेबी करें। या अगर बहुत सारे अंडे अवेलेबल हैं तो हम मल्टीपल एम्ब्रियोज बना देते हैं, यानी मल्टीपल कोशिशें करते हैं, और जो एम्ब्रियो सबसे अच्छे पनपते हैं उनको फिर वापस गर्भ में डाल देते हैं। और माइक्रोटेस्टिस जो प्रोसीजर है दोस्तों, ये एक बड़ा प्रोसीजर है। इसमें करीब करीब 2 से 3 घंटे का समय भी कई बार लग जाता है ना। अगर स्पर्म पहली बार में मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो फिर काफ़ी बड़ी लड़ाई होती है। तो हम क्या करते हैं कि पूरा गोली को खोलते हैं, फिर एक माइक्रोस्कोप को लेके आते हैं, और माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से हमारे ट्यूब्स जो हैं वो फूली हुई हैं, यानी उनके अंदर स्पर्म मिलने के चांस हो सकते हैं। क्योंकि जो ट्यूब्स सिकड़ी हुई हैं, छोटी हैं, उनमें तो स्पर्म नहीं बन रहे होंगे।
जब किसी चीज़ में कोई चीज़ बन रही होगी तो वो बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो इसी प्रिंसिपल पे हम देखते हुए पूरे टेस्टिस को विच्छेदित करते हैं और फिर वहाँ से स्पर्म निकाल लेते हैं। और अगर ये स्पर्म्स मिल जाते हैं, अगर ट्यूब्स के टुकड़े को देते हैं और एम्ब्रियोज में स्पर्म ढूंढ पाते हैं, तो फिर इनको इक्सी के लिए फिर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एम्ब्रियो बन सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम चाहें इनके बारे में और समझना, प्रोसीजर्स के बारे में, माइक्रोटेसे के बारे में, स्पर्म रिट्रीवल के बारे में, तो इसके लिए और कुछ वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे जिनको आप देख सकते हैं, या आप अपने आसपास एक एंड्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं और उनसे ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। कुछ आपकी टेस्टिंग होंगी, उस टेस्टिंग के आधार पे अगर आपके जेनेटिक डिफेक्ट्स नहीं आते तो फिर हम इन सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर टेस्टिंग के दौरान आपके जेनेटिक डिफेक्ट्स आते हैं, कैरोटाइपिंग में कोई दिक्कत है, या आपके वाई क्रोमोसोम में AZF A या B डिलीशंस हैं, तो फिर कई बार आपको एंड्रोलॉजिस्ट कहेंगे कि देखिए चांस बिल्कुल ना के बराबर है, आप ना आगे बढ़ें, इतना सब आप रिस्क ले रहे हैं, इतने पैसे उसमें लगेंगे, तो आप इस तरफ ना बढ़ें क्योंकि बेबी होने का रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अगर आपके AZF-C म्यूटेशन है या कैरोटाइपिंग में ऐसी बीमारियां आती हैं जैसे कि क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम आ जाता है, तो इन सब में स्पर्म मिलने के चांसेस 50, 60, 70% तक होते हैं माइक्रोटेसे द्वारा। तो ऐसे में फिर आपको एंड्रोलॉजिस्ट गाइड करेंगे कि आप अपने स्पर्म रिट्रीवल की तरफ जाएँ, अगर आपको अपना जेनेटिक मटेरियल से, अपने जेनेटिक मटेरियल से एक बच्चा चाहिए तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ आपको अंदाज़ा मिला होगा कि इस एज़ोस्पर्मिया के आने के बाद क्या लड़ाइयाँ आगे हैं जो हमें मिलकर लड़नी है। तो इसके बारे में जो भी सवाल हों आप मुझसे पूछें, हमारे कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछेंगे तो हम हो सकता है एक वीडियो लेके फिर और आएँ उन सभी कमेंट्स के आंसर देने के लिए, और फिर अगले वीडियो में कभी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।